ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है अभी तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री का सेकंड यूनिट शुरू करने वाले हैं। नाम क्या है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या सब यूनिट्स है इसमें। सबसे पहला है वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर, बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, फंक्शंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, वाटर एंड फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद में एसिड बेस टेक करना है, सॉल्ट चेक करना है और बफर एक्शन एक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बफर एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, एसिड बेस सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। वाटर इन जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं वाटर के टाइप्स के से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो तुम्हारा तो वाटर क्या है? वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल केमिकल कंपाउंड्स एंड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो, तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है वाटर। सॉलिड में भी तुमको मिल जाएगा, लिक्विड में भी मिल जाएगा, गैस में मिल जाएगा। इसमें तुम्हारा वो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है, ये दोनों एप्लीकेबल होते हैं वाटर में, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है H2O के फॉर्म में ही रहेगा। स्टेट्स अपनी चेंज कर सकता है, यानी सॉलिड स्टेट में आइस में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में जो हमारा वाटर है उसमें प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में गैसियस स्टेट में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहला रेन वाटर होता है, फिर सरफेस वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, ये तुमको पूछेगा, मतलब पूछ सकता है ना वाटर में क्या क्या है, वाटर क्या है, सबसे पहले पूछेगा। तो सबसे अबंडेंट सोर्स ऑफ अबंडेंट फ्लूइड, सबसे अबंडेंटली अवेलेबल फ्लूइड है और तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पढ़ेंगे ये बाद में। उसके बाद में तुमसे सोर्सेज ऑफ वाटर पूछे तो क्या है? तीन है सोर्सेज ऑफ वाटर। अगर मैं बोलूं सोर्सेज ऑफ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर, सबसे पहला रेन वाटर, बारिश का पानी है ना। उसके बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा? सोल्ट। तीसरा अंडरग्राउंड, है ना। सोल्ट या ग्राउंड वाटर इसको हम बोलते हैं। ये तीन है, एक दो तीन सोर्सेस है वाटर के सबसे पहले। उसके बाद में क्या आता है? प्रॉपर्टीज आता है। तो मैं एक एक प्रॉपर्टी का हेडिंग पढ़ते जा रहा हूँ और उसको डिस्क्राइब करते जाऊंगा। सबसे पहला जो है तुम्हारा वो नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज को हम लोग दो हिस्सों में बांट देंगे। वाटर की प्रॉपर्टीज को विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O दो। सबसे पहला, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, दो तरह की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं जब भी पढ़ते हैं, फिजिकल और केमिकल। हम लोग जो है अभी सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, फिजिकल, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है सर नेचर ऑफ वाटर। नेचर ऑफ वाटर, नेचर कैसा है? अच्छा मुझे बताओ, वाटर मोस्टली हल्का सा अल्कलाइन होता है, ठीक है। देखा जाए तो न्यूट्रल पर हल्का सा अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। ये एसिडिक और बेसिक नेचर के बीच में हो गया या न्यूट्रल के बीच में हो गया, तो न्यूट्रल अल्कलाइन टाइप्स होता है। दूसरा क्या है? टेस्टलेस होता है। कैसा? टेस्टलेस, टेस्टलेस होता है। दूसरा ओडरलेस। ओडरलेस मतलब कोई तरह की बदबू खुशबू उसमें से नहीं आती। कोई तुम वाटर स्मेल करके नहीं बता सकते, अनलेस उसमें इंप्यूरिटीज नहीं हो। अगर उसमें बहुत इंप्यूरिटीज है, हार्ड वाटर अगर है, तो उसमें यू कैन फील द डिफरेंस इन द टेस्ट, है ना। समझ में आता होगा। अरे कुएं का पानी पीते हो और तुम अगर फ्रेश वाटर पीते हो तो दोनों में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रेश वाटर होता है ना, या सॉफ्ट वाटर जो होता है या मिनरल वाटर जो होता है, उसमें क्या होता है? मिनरल्स एडेड होते हैं। So because of the addition of the external minerals in the water, the taste of the water changes, but otherwise it is odorless, tasteless. ऊपर से क्या बोल सकते हो? कलरलेस। कैसा है? कलरलेस है, कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? नेचर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? नेचर में सबसे पहले क्या तुमसे पूछ सकते हैं कि वाटर का एसिडिटी कैसा है, यानी वाटर का पीएच स्केल पे कहाँ पे आता है वो। तो इट इज बेसिकली न्यूट्रल, हाँ स्लाइटली अल्कलाइन हो सकता है। उसमें फिर स्पार्कलिंग वाटर, कार्बोनेटेड वाटर अगर जो होता है उसमें तुम लोगों को थोड़ा सा चेंज आएगा, मोर अल्कलाइन साइड ही जाएगा। उसके बाद में तुमसे पूछेगा वो कैसा है, तो टेस्टलेस है। उसके बाद में ओडरलेस है। टेस्टलेस मतलब स्वाद नहीं आता है, ओडरलेस होता है, कोई स्मेल उसमें तुमको नहीं आएगा, एटलीस्ट वो पंजेंट वाटर नहीं है, यानी उसमें इंप्यूरिटीज नहीं है। और उसके बाद में कलरलेस होगा। ये हो गया नेचर वाला पार्ट। दूसरा क्या हेडिंग है? दूसरी हेडिंग के अंदर है स्टेट्स। अच्छा, स्टेट्स कौन सी है वाटर की? नेचर के बाद में फिजिकल स्टेट्स पूछेगा वो। स्टेट्स क्या पूछेगा? स्टेट्स। स्टेट्स में तुम लोग क्या क्या लिख सकते हो? हमको दिखता कैसे है वाटर? तीन हिस्सों में दिखता है। आइस के फॉर्म में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और वाटर वेपर्स के फॉर्म में गैसेस होता है। एंड आया ना? तो पहला हो गया नेचर, दूसरा हो गया स्टेट्स। तीसरा हेडिंग क्या दिया हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये दो कांसेप्ट्स होते हैं। ये मिटा देना।
रिक्वायरमेंट है लिखने की, लिखते चलो बच्चों। देखो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहला दो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अपनी स्टेट को, अपनी फिजिकल स्टेट, नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या है, नॉर्मल फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर लिक्विड। अरे हाँ ना, अब जब ये लिक्विड से फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर विल स्टार्ट, जहां से सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर शुरू हो जाएगा उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जहां फ्रीज हो जाएंगे पार्टिकल। जनरली वाटर के पार्टिकल, अगर पानी को मैं पकड़ूं तो वाटर के पार्टिकल जो होते हैं ना इस तरह के होते हैं, इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू आइस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक चीज होती है ना, दो पार्टिकल्स के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में का डिस्टेंस तुम्हारा, अगर ये एक H2 मॉलिक्यूल, ये एक H2 मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा होगा, इनमें का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, इसलिए वाटर फ्लोटिंग है। आइस में क्या हो जाएगा, ये पास में आ जाएंगे, दोनों करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो जब जहां पे ये कन्वर्ट होके पास में आना शुरू हो जाएंगे, उस पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा कंसेप्ट इसमें आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जहां पे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, टेंड्स टू इवेपोरेट व्हेन द लिक्विड वाटर और व्हेन द आइस is getting converted into liquid or when liquid is getting converted into water vapor, उस समय क्या हो जाएगा, उसका बीपी आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। बीपी मतलब तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं है, यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। कितना हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। अरे हाँ ना, तो सबसे पहला हमने नेचर का लिया था, दूसरा हमने पढ़ा स्टेट्स, तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा हमने पढ़ लिया बॉइलिंग पॉइंट। अरे हाँ ना, अच्छा उसके बाद में क्या है, वाटर कैसा है, वाटर एक स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल सब्सटेंस है। स्टेबल सब्सटेंस मतलब अगर 500 डिग्री तक उसको तुम हीट करते हो, स्टेबल सब्सटेंस, ठीक है, ये पांचवा आ जाएगा तुम्हारा, स्टेबल सब्सटेंस है। स्टेबल सब्सटेंस का मतलब क्या, अगर मैं वाटर को 500 डिग्री तक, कितना, 500 डिग्री तक अगर मैं उसको हीट करता हूँ, कितना, 500 डिग्री तक अगर मैं उसको हीट करता हूँ, तो वाटर का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, H2O है। ये H2O2 के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या, तो स्टेबल सब्सटेंस है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी इस रिएक्शन के दौरान। ओके, उसके बाद में क्या है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोली का मतलब क्या होता है, एनामोली का मतलब होता है एक फॉल्स हैपनिंग। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में अब देखो जनरली क्या होना चाहिए, जनरली जो हमारा ये होता है, क्या कहते हैं उसको, एक्सपांशन मतलब एक्सपांशन प्रॉपर्टी जो होती है, बराबर। जो बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे एक्सपांड होना मतलब क्या है, देखो गैसेस एक्सपांड होती है कुछ। जब भी मैं किसी भी, अब तुमने एलपीजी के बारे में सुना होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब जो घर में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो तुम्हारा एलपीजी है ना, वो गैस है, जो फ्यूमेबल गैस है, कंबस्टिबल गैस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। लिक्विफाई करके हम लोग उसको उस सिलेंडर के अंदर भर देते हैं। अब जैसे हम लोग उसको भर देते हैं, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आता है। लिक्विफाई करने के लिए यू हैव टू मेक इट वेरी कूल। याद रखना, कभी अगर तुम लोग सिलेंडर का रेगुलेटर लगा रहे हो, तुमको वो जो सिलेंडर से गैस निकलता है, एलपीजी निकलता है, यू कैन फील इट, इट्स वेरी कोल्ड। क्यों कोल्ड, क्योंकि उसको ठंडा करते हैं। तो हम लोग जब इन जनरल किसी फ्लूइड को ठंडा करते हैं ना, वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। किसी भी फ्लूइड को, जैसा एलपीजी जैसे मैं बोल रहा हूँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसको जब तुम ठंडा करते हो, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी छोटा हो गया, साइज में छोटा हो गया, उसको भर देते हैं हम लोग। और बाद में रूम टेम्परेचर पे आने के बाद वो गैस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस भर जाएगी। जैसे तुम लेकिन वो रेगुलर उसको दबाते हो, उसमें से गैस बहना शुरू हो जाती है, तो वो ठंडा होकर बाहर निकलती है ना, लिक्विफाइड हो जाती है। अरे हाँ ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी लिक्विफाइड करते हो तुम, यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। वाटर में उल्टा होता है। वाटर में 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, कब तक बोल रहा हूँ, 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, ये एक्सपांड होता है, उल्टा एक्सपांड होता है। मतलब अगर मैंने 10 ml वाटर लिया, ठीक है, 10 ml अगर मैंने वाटर लिया, 10 ml वाटर को मैंने फ्रीज करा है, तो इसका साइज, वाटर का जितना साइज होगा उससे ज्यादा आइस क्यूब का साइज होगा, उससे ज्यादा क्या होगा, आइस क्यूब का साइज होगा। वाइस वर्सा उल्टी कहानी है। जब तुम इसको बॉईल करते हो ना एक सर्टेन लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस तक, जब बॉईल करना शुरू करते हो इस 4 डिग्री वाले को, तो ये क्या होता है, इसने होना चाहिए एक्सपांड, इसने होना चाहिए एक्सपांड, उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
उस समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बर्फ को पिघलाओ तुम तो बर्फ के वॉल्यूम से कम हो जाएगी। समझ में आ रही है क्या? दोनों वाइस वर्सा कहानी है। जब तुम फ्रीज करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक्सपांड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक्सपांड हो जाता है। और जब तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो यानी बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तब क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। उल्टी कहानी है, वाइस वर्सा कहानी है दोनों में। समझ में आ रही है क्या? तो ये एनोमलस बिहेवियर पूछेगा नहीं कोई तुमसे, इतना डिटेल में नहीं घुसने वाला है वो, इतना डिटेल केमिस्ट्री में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बताने वाला पार्ट था, तुम्हारे बुक में नोट किया हुआ था तो मैंने मेंशन कर लिया है। ठीक है, तो हमने देख लिया एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। उसके बाद में एक और कांसेप्ट आता है, वो आता है डेंसिटी का। ठीक है, तो अब देखो डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनता। कोई कितना डेंस है, कोई ऑब्जेक्ट कितना डेंस है, हम लोग बोलते हैं इसके बाल बहुत डेंस है, तो डेंसिटी की बात कर रहे हैं। अब डेंसिटी मुझे बताइए, अगर हम लोग आइस क्यूब लेंगे, आइस क्यूब, ठीक है, आइस क्यूब तुमको लगता भारी है, हमको लगता है कि पानी से ज्यादा क्या होगा, डेंस होगा आइस क्यूब, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका कारण उसका क्रिस्टलाइन नेचर होता है। हमारा जो आइस क्यूब होता है ना, आइस क्यूब के अंदर इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं बच्चों, देखो ऐसे 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 ऐसे, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट, है ना, इस तरह का क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, इस तरह का क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कंपाउंड्स में। तो कभी भी देखना, अगर तुम लोग आइस क्यूब लेते हो और आइस क्यूब को पानी के ऊपर डालते हो तो फ्लोट करता है पानी में। क्यों करता है, फ्लोट क्यों कर रहा है, डूब जाना चाहिए भारी है तो नहीं। लिक्विड कभी भी ज्यादा डेंसर होगा और आइस क्यूब जो होगा वो कभी भी डेंसिटी में कम होगा। ये एक एनोमलस बिहेवियर और समझ में आएगा। तो कौन सा हमने पढ़ लिया, जिससे पहले हमने पढ़ा नेचर ऑफ वाटर। नेचर ऑफ वाटर पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, स्टेट ऑफ वाटर पढ़ा। स्टेट ऑफ वाटर पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फ्रीजिंग पॉइंट, फिर हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने पढ़ा स्टेबल सब्सटेंस, वाटर इज ए स्टेबल सब्सटेंस। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के अंदर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन वाली थ्योरी पढ़ी। मतलब आइस in the form when liquid is getting converted into the form of solid, that is when we are converting the liquid into ice, यानी वाटर को पानी से हम लोग बर्फ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें होना तो चाहिए था सर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वो हुआ क्या, एक्सपांड। ये क्या था, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर था। उसके बाद में हम लोगों ने एक और कौन सा पढ़ा, डेंसिटी वाला पढ़ा। यहाँ तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, अगला के कंपाउंड में देखो, फिर है गुड सॉल्वेंट। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट मतलब हम लोग बोलते हैं ना, पानी में कुछ भी मिलाओ वो उसमें घुल मिल जाता है, तो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है दो तरह के, केमिस्ट्री में हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। एक होता है सल्यूट, एक होता है सल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, और जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अरे है ना, एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, जो आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जा रहा है। 70% वाटर में थोड़ा सा कुछ अगर मिलाया है, 10% जो मिलाया जा रहा है, मान लो 100% सॉल्यूशन है, 100% सॉल्यूशन में अगर 90% जो है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और 10% जो होगा वो क्या होता है, सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, मतलब तुम इसमें कुछ भी मिला सकते हो। किसी भी चीज को डाइल्यूट अगर करना है तो उसमें पानी मिला दो, वो डाइल्यूट हो जाएगी। अरे हाय ना, क्लियर हो रहा है क्या? या आई थिंक यहाँ तक चीजें अंडरस्टूड होंगी। उसके बाद में आता है तुम्हारे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ है नहीं एज सच। वही है, मैंने जैसे पहले बताया था कि 500 डिग्री तक अगर उसको तुम हीट करते हो, 250 डिग्री से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस तक, तो दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं। हाइड्रोजन मतलब डायाहाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल अलग बन जाता है, और डाइऑक्सीजन का जो है वो एक अलग बन जाता है, यानी H2 एक अलग और O2 एक अलग। उसके बाद में क्या है, और कुछ है क्या, लेट मी सी एक बारी। हाँ, दूसरा क्या है, वाटर बहुत हाईली रिएक्टिव भी है। तो जो मेटल्स होते हैं ना, कुछ मेटल समझते हो, मेटल और नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मोस्टली। तो जो मेटल होते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी वाटर के साथ में। मतलब तुमको इसमें किसी तरह से कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर क्या होता है, जनरल रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस, इस पे भी जो है रिएक्ट कर जाते हैं। मतलब तुमको रिएक्शन कराने के लिए अलग से एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है वहां पर। क्लियर हुआ कि ये दो तीन केमिकल प्रॉपर्टीज है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं ऐसे इसमें, है ना। हाँ, दूसरा एक हाइड्रोलाइसिस वाली बात होती है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, आप केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने कौन सी बता दिया, पहले तुमको मैंने बता दिया 250 से 500 डिग्री सेल्सियस केमिकल प्रॉपर्टीज में। 250 से 500 डिग्री सेल्सियस अगर तुम उसको हीट कर लो वाटर को, तो क्या हो जाएगा, H2O2 अलग हो जाएगा सर। दूसरा मैंने क्या बताया, बहुत सारे जो मेटल्स है, रेडिली अवेलेबल मेटल्स जो है, वो रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा एक पार्ट होता है हाइड्रोलाइसिस का, दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट करना है इसको। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हम लोग इसको बायोकेमिस्ट्री में आगे भी पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग जब क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, टीसीए साइकिल पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों को हाइड्रोलाइसिस पढ़ना पड़ने वाला है। तो मैं अभी हल्का सा तुमको उसका एक व्हाट यू कैन से
एक ग्लांस दे रहा हूँ, ठीक है। कैसा है देखो, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस नाम से समझ में आएगी चीजें, देखो हाइड्रोलाइसिस नाम से समझ में आ जाएगी अगर ध्यान से देखोगे तो। एक कंपाउंड क्या है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। अरे हाइड्रो 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 मतलब हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, सुना है क्या नाम कभी? ऐसा कोई कंपाउंड है क्या हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का? डाइहाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है एक, और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, मतलब तुम्हारा वाटर होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस वाटर, वाटर। और दूसरा क्या है, लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या, तोड़ना, निकालना, कम करना, समझ में आ रहा है? लाइसिन, लाइसिस तोड़ना। तो हाइड्रोलाइसिस क्या है, जैसा मैंने कभी बताया होगा तो आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन शायद फर्स्ट यूनिट में बताया होगा, तो बताया होगा कि दो तरह के मोड्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग, हमारी बॉडी जो है एरोबिक और अनएरोबिक मेथड्स का इस्तेमाल करती है। एरोबिक और अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का डाइजेशन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड का डाइजेशन। वैसे ही कुछ फूड प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोगों को पानी की मदद लेनी पड़ती है, यानी पानी को निकालना पड़ता है उसमें से। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, यू हैव टू रिमूव दैट टू मेक इट रेडीली डाइजेस्टेबल। तो जो फैट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो बड़े हेवी मॉलिक्यूल्स है ना, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए तुमको पानी इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। तो लाइसिन ऑफ हाइड्रो वाटर, लाइसिन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोलाइसिस क्या है, जब तुम किसी भी फूड पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट में से पानी निकाल लोगे, रिमूव कर लोगे या ऐड कर लोगे, दो तरह की चीजें होती है, ठीक है। तो डिहाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस, ये दो तरह के, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कहानी? साफ है, आएगी समझता हूँ मैं, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। हाइड्रोलाइसिस इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हमारा दूसरा जो है इसमें सब हेडिंग तुम्हारा वो है टाइप ऑफ वाटर। टाइप ऑफ वाटर क्या है देखते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट अंडर द हेडिंग ऑफ टाइप ऑफ वाटर। व्हाट डू वी गेट इन द हेडिंग ऑफ टाइप ऑफ वाटर? देखो, टाइप ऑफ वाटर, टाइप ऑफ वाटर। एक बार मैं तुम्हारा चेक कर लेता हूँ टाइप ऑफ वाटर वगैरह तुम्हारे सिलेबस कॉपी में है या नहीं है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। लेट्स ट्राई टू मिनिमाइज ऑल पॉसिबल एरर्स। है, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं है लेकिन है, पढ़ा देता। टाइप ऑफ वाटर दो तरह का है। टाइप ऑफ वाटर के दो तरह का है, एक है तुम्हारा हार्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। बता, इसमें बहुत सारी लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज होती है ना। बहुत सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, बैक्टीरिया, अनका ढिंका फलाना चीज़ तुमको इसमें मिल जाएगा। इसका तुमको ओडर आ सकता है, यानी बदबू आ सकती है। दूसरा ये नॉन ड्रिंकेबल वाटर है। कैसा है? नॉन ड्रिंकेबल। इसको पी लोगे तुमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, अमीबॉइड डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है। अदर अमीबोटिक प्रॉब्लम जो है, हेल्थ डिसऑर्डर्स है, वो हो सकते हैं, हेल्थ डिसीज हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी जो हार्ड वाटर होता है इसको हम लोग ऐसे नहीं पी सकते, इसको बॉईल करके पिया जाता है। इवन आफ्टर बॉइलिंग इट यू कैन नॉट प्रिज्यूम के, क्योंकि कुछ जो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज है, थर्मोफिलिक समझते हो, थर्मोफिलिक मतलब जिनको हीट से प्यार है, ऐसे बैक्टीरियाज नहीं मरेंगे वाटर को बॉईल करने के बावजूद, ठीक है। तो यू हैव टू डिस्टिल इट, उसको क्या करना पड़ता है, डिस्टिल करना पड़ता है हार्ड वाटर को। हार्ड वाटर को डिस्टिलेशन कराने के बाद, तुमने पढ़ा होगा कभी 9th स्टैंडर्ड में डिस्टिलेशन है ना, हम लोग रेत रखते थे, फिर हम लोग उसमें पत्थर रखते थे, छोटे मार्बल्स रखते थे, फिर पानी डालते थे, कार्बन डालते थे, और फिर धीरे 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 वो पानी आके नीचे आता है। इसलिए ग्राउंड वाटर जो है वो इट इज, उसको मतलब तुम पी सकते हो ठीक ठाक। ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर जो होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर जो तुम लोग निकालते हो उसको पिया जा सकता है ठीक ठाक, लेकिन इनको नहीं पिया सकता। तो ये जो होता है ये हार्ड वाटर का प्रॉपर्टी है। सॉफ्ट वाटर में क्या मिल जाएगा तुमको? सॉफ्ट वाटर में एडेड मिनरल्स होते हैं, एडेड मिनरल्स, ठीक है। दूसरा क्या, इसका टेस्ट तुमको बेहतर लगेगा हार्ड वाटर से। तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज ये है कि इसमें तुमको इसको रेडीली पी सकते हो, रेडीली पी सकते हो, मतलब ये जैसा जहाँ होगा सॉफ्ट वाटर जिस फॉर्म में होगा उसको पिया जा सकता है, लेकिन तुमको ऐसी रेडीली अवेलेबल नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में मिलेगा।
है ना। सॉफ्ट वाटर जो है तो वो बहुत रेयर केस में तुमको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक जो बेसिक वाला पार्ट था वाटर का वो कंप्लीट हो जा रहा है। अब बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्ट है तुम्हारा, बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब एक बॉडी में कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको, तो मैं इसको पहले तुम्हारा को जेंडर वाइज बता दे रहा हूँ। ओके, बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बच्चों, बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न में, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अडल्ट में, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ अडल्ट मैन बोल देते हैं चलो, और अडल्ट वुमेन। ठीक है, न्यूबॉर्न में होता है अराउंड 80% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, 80% ऑफ क्या, टोटल बॉडी फ्लूइड। ये समझने वाली आसान सी भी बात है यार कि 80% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड मतलब न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं हम लोग। तो न्यूबॉर्न जो है वो एम्नियोटिक सैक से बाहर निकला है ना, फिर कुछ डिफ्यूजन, कुछ ऑस्मोसिस नाम की भी चीज होती है, तो उसके कारण क्या होगा 80% और जरूरत भी है, रिक्वायरमेंट भी है न्यूबॉर्न में भी, तो 80% टोटल बॉडी फ्लूइड का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। उसके बाद में अडल्ट मैन की बात करूं तो, अडल्ट मैन की बात करूं तो कितना होगा सर, 60%, कितना 60%, और अडल्ट वुमन की बात करूं तो सर 50%, कितना 50%। एवरेज निकालो, एवरेज निकाल सकते हो क्या, 60-50 कितना हुआ, 110 को 2 से डिवाइड करो, अरे है ना, ठीक है, कितना हो जाएगा, अराउंड 55%, है ना, अराउंड 55% क्या होता है किसी भी बॉडी का तुम्हारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अडल्ट्स में। न्यूबॉर्न का मैंने निकाल दिया 80% के आसपास होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं जो तुमको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा था बॉडी में, उसको हम थोड़ा कंटिन्यू करते चले। मैंने पहले जो नोट डाउन कर लिया ताकि मुझे समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखो बच्चों, जो 60% की बात हम लोग कर रहे थे, 60% जो मैं बोला टोटल बॉडी फ्लूइड के हिसाब से वाटर होता है या फ्लूइड होता है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो इसको ना दो हिस्सों में बांट करके उसमें, एक होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दूसरा होता है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इस 60% का, इस 60% का कितना है, 2/3 है सर, कितना है, 2/3 है। इस 60% का 2/3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ICF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या बोलते हैं, ICF। तो ये 2/3 ऑफ 60%, कितना है, 2/3 ऑफ 60%, मतलब अगर इसको निकालो तो मैं अबाउट 40% आ जाएगा, 2/3 अबाउट 40% आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली वैसे बोल रहा हूँ, चेंज हो सकती है, मतलब कैलकुलेट करके देख लेना तुम लोग, अबाउट अप्रॉक्स 40% आ जाएगा। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड जो होता है ये 1/3 ऑफ ये 60% का कितना है, 1/3 है सर। अब है क्या ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड वो हो गया जो बॉडी के किसी भी सेल के अंदर है। फ्लूइड देखिए, फ्लूइड विद इन और इनसाइड, फ्लूइड इनसाइड द सेल, फ्लूइड इनसाइड द सेल। और ये एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड क्या है, जो आउटसाइड द सेल है, ठीक है, सेल के बाहर है। ये कौन सा हो जाएगा, आउटसाइड द सेल, कैसा, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड 2/3 ऑफ 60% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, ये कैसा रहेगा, फ्लूइड विद इन और इनसाइड द सेल 40%। उसका बाद में एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड 1/3 ऑफ द 60% आउटसाइड द सेल, बाहर जो एक्स्ट्रासेल्युलर का वापस उसने फिर हम लोगों ने इसको 4 में तोड़ रखा है। फिर वो तुम्हारा इंटरस्टिशियल प्लाज्मा लिम्फ ट्रांससेल्युलर, वापस बता रहा हूं, 60% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड 40%, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड 1/3 ऑफ इट 60%, है ना। इसमें पहला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा लिम्फ, चौथा ट्रांससेल्युलर। दीस आर 4 अदर टाइप्स ऑफ ECF, काहे के ECF के, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, ICF नहीं, ECF के, ठीक है। सबसे पहला इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल कौन सा होता है बच्चों, इंटरस्टिशियल कौन सा होता है समझाता हूं। देखो मान लो यहां पर 2 सेल्स है, ठीक है, इन सेल के बीच में जो फ्लूइड बह रहा होगा या जो फ्लूइड होगा, है ना, इंटरस्टिशियल मतलब बिटवीन 2 सेल्स या 2 और मोर सेल्स और मोर, ये जो होता है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो बह रहा होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सी होती है, 2 सेल्स के बीच में की होती है ना, ये वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होगी। प्लाज्मा, प्लाज्मा कौन सा होता है, प्लाज्मा ये फ्लूइड है जो ब्लड वॉल्यूम के साथ में बह रहा है,
ठीक है, प्रेजेंट इन कैपिलरीज या वेसल्स, वेसल्स लिखते हैं कैपिलरीज से बेहतर, वेसल्स विथ ब्लड। फिर लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम वाला पार्ट, लिम्फ इज लिम्फेटिक फ्लूइड कौन सा पार्ट ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है ना, लिम्फ जो होता है। these are also formed elements ब्लड वाला, अगर तुमको पता होगा, अगर तुम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर तुम लोग पढ़े हो तो तुमको उसमें पता होगा हम लोग प्लाज्मा को कैसे निकालते हैं, है ना। पार्ट ऑफ जो बॉडी तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम और ऐसा कोई चैप्टर होगा ब्लड वॉल्यूम करके होगा, या आई गेस कार्डियोवैस्कुलर यूनिट में भी तुम लोग इसका बेसिक एनाटॉमी में पढ़ लोगे मेडिसिन में, ठीक है। पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और ट्रांससेल्युलर कौन सा है सर? ट्रांससेल्युलर वो सारा है बच्चों जो कोई भी मतलब मान लो which is मैं लिख देता हूं यहां पे पहले, which is secreted by individual organ system, समझा रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम कौन सी हो सकती है? जैसे कि मान लो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है हमारी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम जिस भी तरह का फ्लूइड सीक्रेट कर रहे हैं, फिर वो एंजाइम्स हो सकता है, अरे है ना तो ये जो एंजाइम्स वगैरह है ये सारे ट्रांससेल्युलर में आ जाते हैं। इसके अलावा कौन सा एग्जांपल हो जाएगा इसका? अगर मैं ट्रांससेल्युलर की बात करूं तो यहां पे लिख दे रहा हूं एग्जांपल्स, कौन से हो जाएंगे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके बाद में और पूछो मेरे से, और पूछो तो फिर तुम्हें बताऊं तुमको मैं साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में जो होता है वो वाला फ्लूइड, अरे हाँ ना। पेरिटोनियल लिख सकते हो, पेरिटोनियल। और बताओ सर पेरिकार्डियल, अरे हाँ ना, पेरिकार्डियल हो सकता है। और बताओ सर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लिखा हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, है ना। ये सारे कौन से हो जाएंगे? ट्रांससेल्युलर। तो वापस एक बार करते हैं, 60% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आईसीएफ इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड, उसके बाद में ईसीएफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। आईसीएफ जो है वो तुम्हारा अराउंड 2/3 ऑफ 60% होता है, ईसीएफ जो होता है वो तुम्हारा 1/3 ऑफ द 60% होता है। उसके बाद में इंटरसेल्युलर फ्लूइड वो होता है जो सेल के अंदर होता है, एक्स्ट्रासेल्युलर वो होता है जो आउटसाइड द सेल होता है। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड तो हम लोगों ने 4 हिस्सों में बांट रखा है। सबसे पहला कौन सा? इंटरस्टिशियल, दूसरा हमारा प्लाज्मा, तीसरा हमारा लिम्फ, चौथा हमारा ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। पहला जो मैंने बोला था वो कौन सा था? इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल का मैं बता चुका हूं, दो सेल्स के या मल्टीपल सेल्स के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग इंटरस्टिशियल कहते हैं। उसके बाद में तुम्हारा प्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मा वो होता है जो वेसल्स के अंदर से बहता है विद द अकम्पनिंग द ब्लड। उसके बाद में लिम्फ आ जाता है, लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम या लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू जो फ्लूइड बह रहा है उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। उसके बाद में तीसरा है ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। ट्रांससेल्युलर कौन सा है? मैंने बताया जो इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल फिजियोलॉजिकल ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी बना रही है ना, उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है ऊपर देखो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड लिखा हमने, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, है ना। ये सारे जो है ये टाइम में आ जाएंगे ट्रांससेल्युलर में आ जाएंगे। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेगुलेशन में भी हम लोग को जो अगला पार्ट पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ वाटर इनपुट और वाटर आउटपुट, और इसको कैसे हार्मोनली या बाय द मींस ऑफ इट कैसे चेंज किया जाता है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो अब मैं तुमको कुछ चीजें एकदम साफ समझने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हो सकता है लेकिन थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं रेगुलेशन ऑफ वाटर इनपुट की बात कर रहा हूँ। याद रखना बच्चों, अगर तुमको पेपर में सवाल आता है, इफ इन केस अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये दोनों चीजें बनवा लेनी है वापस, सीधा ये बनाना है, ये बनाना है, इसको देख के तुम पूरा आंसर इसका जो है टिप सकते हो, ठीक है। बड़ा आसान। रेगुलेशन ऑफ वाटर इनपुट, सबसे पहले तो 300 ml जो है ये हम लोग बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन की, अरे हाय ना, कंज्यूम कैसे कर रहे हो, कंजम्पशन की बात हो रही है। तो ये 300 ml जो है ये मेटाबॉलिकल वाटर है। मेटाबॉलिकल वाटर मतलब जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिकल सिस्टम में बह रहा है वो, ठीक है। उसके अलावा 1000 से 1500 ml, 1000 से लेके 300 ml हम लोग पानी पीते हैं, अरे है ना। तो ड्रिंकिंग फॉर्मेट में व्हाटएवर सॉर्ट ऑफ फ्लूइड यू आर इनटेकिंग वो हो गया। फिर अराउंड 700 ml के आसपास जो है, 700 ml के आसपास जो है वो कैसा है? फूड के थ्रू आता है, जो भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें। टोटल इसकी मारोगे तो कोई 2000 से 2500 ml के आसपास के बीच में पड़ जाएगा। ये तुम्हारा टोटल इनटेक आसान है, टोटल इनटेक वाला कहानी आसान है। 300 ml मेटाबॉलिकल वाटर है, ठीक है। 3 10 15 7 ऐसा याद रखना, कैसा? 3 10 15 7, अरे है ना, इसमें 0 0 लगाते जाओ, 3 पे 2 0,
10 पे 2 जीरो, 15 पे 2 जीरो, 7 पे 2 जीरो। अरे आया ना 3 10 15 7, इसको याद रखना 3 10 15 7, ये तुम्हारा टोटल वॉल्यूम इनटेक हो जाता है, टोटल फ्लूइड इनटेक। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं वाटर आउटपुट की, वाटर आउटपुट को कैसे देखोगे? देखो वाटर आउटपुट देखो स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू, इन दोनों जो है ना, ये दोनों को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दो दिन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तुमने देखा होगा है ना, इसको पर्सपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन मतलब पर्सपिरेशन दो हिस्सों में बटा हुआ। एक तो जब हम लोग लंग्स से एयर एक्सपायर आउट कर रहे हैं है ना, तुमने अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों में एक चीज देखी थी, सुबह अगर जल्दी सुबह उठो है ना, अर्ली मॉर्निंग, और तुम क्या करो, तेज गाड़ी चला के जाओ, तेज साइकिल चला के जाओ, तुम्हारे नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है उसका? तो देखो तुम्हारी जो बॉडी है उसके अंदर जो एयर है ये ह्यूमिडिफाइड नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? ह्यूमिडिफाइड नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस ह्यूमिडिफाइड चली गई तो तुम्हारी बॉडी का थर्मोरेगुलेशन सिस्टम जो है, थर्मोरेगुलेशन सिस्टम क्या करता है? उसको डीह्यूमिडिफाई करता है, यानी उसमें से पानी निकाल देता है, तो वही पानी नाक से बह रहा होता है, वो म्यूकस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो वैसे ही, और ये कैसा है? इट इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट। ठीक है, इसको नॉनसेंस फ्लूइड लॉस भी बोलते हैं। एक टर्म इसकी ये भी है, नॉनसेंस फ्लूइड लॉस। नॉनसेंस फ्लूइड लॉस है ना, कौन सा? लंग के थ्रू जाने वाला। दूसरा पर्सपिरेशन का एग्जांपल क्या है? वो है स्वेटिंग। अरे आया ना, स्वेटिंग और ये अदर थर्मोरेगुलेशन, इसमें भी थर्मोरेगुलेशन बोल सकते हो दूसरे हिसाब से। स्वेटिंग का क्या आउट प्रोडक्ट है? स्वेटिंग आल्सो इज आउट प्रोडक्ट ऑफ थर्मोरेगुलेशन। स्वेटिंग इज आल्सो आउट प्रोडक्ट ऑफ थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन ये पर्सपिरेशन में हो जाता है। कौन से? ये आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, निकलने की बात कर रहा हूं, बॉडी से बाहर निकलने की। वाटर आउटपुट में स्किन में 500 ml, लंग्स के थ्रू 400 ml है ना, 5 4 10 15 100, याद रखना इसके लिए 5 4 10 15 100। ठीक है, उधर क्या था? 3 10 15 7, यहाँ पे 5 4 10 15 100, ये वाला याद रखना। तो अराउंड 900 ml तो ऐसा पर्सपिरेशन से थ्रू निकल गया। उसके बाद में हमारा जो जनरल यूरिन है, यानी ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू अमनियोटिक वेस्ट जो बाहर निकलता है हमारा, है ना, अमनियोटिक क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको? अमोनिक है ना, अमोनिया के फॉर्म में निकलने वाला जो वेस्ट है, उसको वो जो तुम्हारा है वो 1000 से 1500 ml के आसपास, और 100 ml जो है ये क्या है? स्टूल में निकल जाता है हमारा, पीसीस में निकल जाता है। क्लियर हुआ क्या? रेगुलेशन कैसा है, क्या है? यहाँ तक साफ है। अब मैं इसके कुछ पैरामीटर्स पे जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, हम लोग इसमें क्या देखेंगे? अब इसमें हमारा तुम्हारा हार्मोनल रूल क्या है ना, इस सब में हार्मोनल रूल क्या है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हार्मोनल रूल कैसे वर्कआउट करता है, यानी अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया तो हार्मोन्स कैसे वर्कआउट करते हैं, और अगर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया तो हार्मोन्स कैसे वर्कआउट करते हैं। यानी पॉलीयूरिया और ऑलिगोयूरिया है ना, दोनों का देखेंगे। पॉलीयूरिया ऑलिगोयूरिया दोनों केस में देखेंगे। समझ लो ना, पॉलीयूरिया क्या होता है? यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, दैट इज पॉलीयूरिया। ऑलिगोयूरिया इज अपोजिट ऑफ दैट, अम्यूरेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है हमको? अगर मान लो तुम्हारी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है, बॉडी कैसी है? बॉडी है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। अच्छा, मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में तुमको एसिड बेस बोल दिया था, लेकिन तुम्हारे यूनिट में मतलब तुम्हारे सिलेबस कॉपी में मुझे एसिड बेस दिखाई दे नहीं रहा है, तो आई विल नॉट बी कवरिंग इट। वैसे भी लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैसी है? डेफिशिएंट है। अगर बॉडी तुम्हारी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है तो क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम डेफिशिएंट का मतलब क्या है? फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, रिड्यूस्ड। कैसा हो गया? रिड्यूस्ड। अरे हाँ, तो जानते थे कहां से होता है? कुछ पता है क्या तुमको? इस तरह कुछ नाम सुना है कभी? बताओ। रेनिन, एंजियोटेंसिन, फेसिल्ट्रॉन सिस्टम, सुना है कभी नाम है? रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये नाम सुना है? रास मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? रास मैकेनिज्म, है ना। हैव यू हर्ड ऑफ इट? देखो, मैं बहुत डिटेल फिजियोलॉजी में नहीं घुस रहा हूँ, तुम लोगों ने इसको फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा। मैं तुमको बस तुम्हारे रेगुलेशन के हिसाब से इसकी कंसेप्ट बता देता हूँ। होता क्या है, अगर डेफिशिएंट हो जाता है ना, अगर वॉल्यूम डेफिशिएंट हो जाता है, यानी तुम्हारी बॉडी किस कंडीशन में चली गई है? किस कंडीशन में चली गई है? डेफिशिएंट अगर है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट है तो किस कंडीशन में चली गई है? बताओ। तुम्हारी बॉडी से पानी ज्यादा बह रहा है ना, यानी तुम्हारी बॉडी से यूरिन आउटपुट बढ़ गया, बच्चों यूरिन आउटपुट बढ़ गया।
यूरिन आउटपुट क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर पानी का जो क्वांटिटी है वो कम हो गया। उस समय तुमको क्या करना पड़ता है, रात में अल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करना पड़ता है, ठीक है। ये अल्डोस्टेरॉन कहाँ से स्टिमुलेट होता है सर, बहुत बड़ी कहानी है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर एक होता है कुछ एंजियोटेंसिन 1 होता है, एंजियोटेंसिन 1 भी एंजियोटेंसिनोजेन से सीक्रेट होता है, एंजियोटेंसिनोजेन की प्रेजेंस में इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है, एंजियोटेंसिन 2 से तुम्हारा अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होता है। अल्डोस्टेरॉन करता क्या है फिर सर, अल्डोस्टेरॉन जो है तुम्हारा सोडियम जो है, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके आगे तुमको तुरंत ही आगे। सोडियम इज एन वेरी एसेंशियल मिनरल। सोडियम करता क्या है पता है कि सोडियम का नेचर है वाटर रिटेन करना, वाटर रिटेन करना मतलब रोक के रख देता है, पानी को उसके अंदर रोक के रख देता है बॉडी के अंदर, तो सोडियम का सीक्रेशन बढ़ा देता है। सोडियम का सीक्रेशन बढ़ाने के कारण क्या होता है, तुम्हारी बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू कर जाती है, क्या करती है, H2O का रिटेंशन करती है, ठीक है। ये तुम्हारा अल्डोस्टेरॉन का केस हो गया, यूज ऑफ अल्डोस्टेरॉन हो गया, कार्य यूज ऑफ अल्डोस्टेरॉन व्हेन बॉडी इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। इसी के उल्टा है, इसके उल्टा है मतलब क्या, पानी कम ज्यादा का अंदर रिटेन ज्यादा हो गया, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, यानी बॉडी के अंदर पानी बढ़ गया रे, उस समय क्या करोगे, सोडियम को कम करना पड़ेगा। सोडियम को कम करना है तो अल्डोस्टेरॉन की सीक्रेशन को क्या करना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, ये दो कंडीशन होती है। मैंने बहुत डिटेल में फिजियोलॉजी में नहीं घुसा, क्योंकि फिजियोलॉजी का पार्ट है, अपन बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो बायोकेमिस्ट्री में तो इतना इंप्लीमेंटेशन है इसका। अगर पूछ लिया तुमसे कभी, मान लो रेगुलेशन ऑफ आउटपुट में अगर तुमसे सवाल पूछ लिया तो इसको तुम लिख सकते हो, आप क्लियर है क्या, ठीक है। अब ये जो है तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कैटायंस, कैटायंस जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद में दूसरे होते हैं अनायंस, ठीक है, दो में बांटा है इसको, अनायंस जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज, कैसे, नेगेटिवली चार्ज। कैटायंस में कौन से बच्चों, पहला है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। अब इसमें सबसे ज्यादा नंबर में जो होता है वो होता है सोडियम, 90%। हम लोगों ने अभी सोडियम की बात की थी एग्जाम इससे पहले, है ना, रास मैकेनिज्म में सोडियम क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है। सोडियम की प्रॉपर्टीज अगर तुम मुझसे पूछो तो क्या क्या है सर, सबसे पहले तो वाटर रिटेंशन करेगा, है ना, टोनोसिटी मेंटेन करता है। टोनोसिटी मतलब तुम्हारी बॉडी में फ्लूइड का जो इंडेक्स है, बॉडी फ्लूइड इंडेक्स है, उसको मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है, सोडियम का है, प्राइमरी फंक्शन है। मैं कुछ और पढ़ा दे रहा हूं, उसमें देखता हूं, समझाते चलता हूं। सोडियम इज मेन डिटरमिनेंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी सिंस इट इज मेजर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कटायन। हां, मेजर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कटायन मतलब हमारी बॉडी का जितना भी ECF है उसके अंदर के सबसे इंपॉर्टेंट कटायन कौन सा है, तो सर सोडियम है। सोडियम मेंटेन्स नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। हां, मैंने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड बहता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड जो है वो मूव करता है। तो इसको, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम किसका है, सोडियम का है। उसके बाद में क्या है, देखिए तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मॉड्यूलेट कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोडियम का, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 90% ऑफ द टोटल कैटायंस इज योर सोडियम। उसके बाद में अगला जो है तुम्हारा वो पोटेशियम है। मतलब पोटेशियम में क्या क्या है फंक्शन, देखिए पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल फंक्शंस हमारे बॉडी का मेंटेन करता है। इसमें टिश्यू परफ्यूजन का जो काम है वो मेंटेन करता है। उसके बाद में देखो और क्या दिया है, इट आल्सो एन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द बॉडी अलोंग विद सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये हमारी जो बॉडी के अंदर की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है या इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है, नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट है, उसमें भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। उसके अलावा कोफैक्टर एंजाइम है। उसके अलावा अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला एक पार्ट होता है, ठीक है, मतलब H बैंड और I बैंड। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय पे पोटेशियम मतलब दो तरह के बैंड्स होते हैं ना, H बैंड एक होता है, I बैंड एक होता है ना। तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की जगह पे हो रहा होता है ये मसल्स में, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूँ। तो स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर भी पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको चैनलाइज कराना, स्टिमुलेट कराना है, पोटेशियम इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। कितना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 3.5 से लेकर के 5.1 है। कितना, 3.5 से लेकर के 5.1। ये क्या था बच्चों, ये यूनिट क्या है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है यूनिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3.5 से लेकर के 5.1, एक्सट्रीमली सॉरी पोटेशियम की बात कर रहा हूं ना मैं। हां, 1.6 से लेकर के 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद में कौन सा है, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम। कैल्शियम तुम लोगों ने सुना भी होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अच्छा, पोटेशियम का और एक यूज क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप नाम की एक और चीज होती है, सोडियम पोटेशियम पंप। मैं लिख देता हूं, उसके सिवा तुम्हारे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पोटेशियम का क्या क्या था, सबसे पहले तो मैंने बताया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इसकी मॉड्यूलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, साथ में
तुम्हारा स्केलेटल मसल, स्पेसिफिकली स्केलेटल मसल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा फंक्शन का आपका इसका पोटेशियम का और सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप ये भी तुम्हारा उसी का पार्ट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह पे काम में आता है ये सोडियम पोटेशियम पंप के साथ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सोडियम का क्या था, सोडियम का था फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है, बफर मेंटेन करना, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना, बफर मेंटेन करना, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, टोनोसिटी को मेंटेन करना, ये तीन पार्ट। इसके बाद में अगला है हमारा कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम कहाँ से आता है हमारी बॉडी में, जितनी हमारी बॉडी के बोन्स है ना, उन सब बोन्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां ना हो या आर्थराइटिस जैसी बीमारियां ना हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के फंक्शंस देखो मैं पढ़ रहा हूँ। कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री of organisms and the cell. It plays important role in signal transduction pathways where it acts as second messenger during neurotransmitter release, forming neurons, contraction of muscle cell types and fertilization. कहाँ पे काम है देखो इसका, एक ही इसमें बहुत सारा बता दिया उन्होंने। सबसे पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर के जैसा है, कैसा है न्यूरोट्रांसमीटर सेकेंडरी। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल की तरफ, मतलब ऐसे नर्व सेल है ना, तुम्हारा जो सेल बॉडी हो गया, गैंग्लिया हो गया, एक्सॉन हो गया, आखिरी में डेंड्राइट्स होते हैं, फिर वापस सेल बॉडी तुम्हारा जो होता है डेंट्रिकल्स हो गया, तो इनके बीच में एक मैसेंजर चलता है, ये मैसेंजर का काम करता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नाम की भी एक चीज होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का ही पार्ट है, उधर ही काम में आता है। ठीक है, उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग वाले फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। और दूसरा एक है इसका, उनको आइडिया नहीं है, पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना समझते होते हैं। अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना समझते हो तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते समय में जब सोडियम पोटेशियम में सोडियम बाहर निकल रहा होता है, पोटेशियम अंदर आता है, 4 सोडियम बाहर 3 पोटेशियम अंदर वाला जो पार्ट है, वहां पर भी कैल्शियम चैनल डीपोलराइजेशन कराने में हेल्प करता है। दिस इज द प्योर पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी बाय द वे, लेकिन अगर पता हो तो इसको भी लिख सकते हो अगर तुम्हारे दिमाग में है, रह जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का बहुत सारा पार्ट जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में है, डीएनए के सिंथेसिस में है, एनर्जी प्रोडक्शन में है, डीएनए की सिंथेसिस में है, मैंने वैल्यूज सारी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो क्लोरीन जो है अनायंस में 98 से लेकर के 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक का जो वैल्यू रखता है। उसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन का क्या इंपॉर्टेंस है, बाइकार्बोनेट आयंस का इंपॉर्टेंस है बफर मेंटेन करने में। बाइकार्बोनेट आयंस का इंपॉर्टेंस क्या है, बफर, हमारी बॉडी का पीएच, हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन करने के लिए। समझा देता हूं, देखो ये एक लास्ट पार्ट करा देना, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा। बाइकार्बोनेट आयंस HCO3- हमारी बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड का जो पीएच होता है वो क्या होता है, अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन है ना, यानी 7.8, यानी स्लाइटली बेसिक। कैसा, स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक। तो ये बाइकार्बोनेट बनता कहां से है बच्चों, ये बाइकार्बोनेट बनता कहां से, ये बाइकार्बोनेट बनता है तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, मतलब जब प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तुम्हारी बॉडी में, प्रोटॉन जब बढ़ जाएंगे है ना, प्रोटॉन मतलब क्या, H+ आयंस, तो H+ आयंस बढ़ जाएंगे तो क्या होता है, तुम्हारी बॉडी एसिडिक, ब्लड जो है वो एसिडिक बनना शुरू हो जाता है। तो इस एसिडिसिटी को रोकने के लिए, इस एसिडिटी को कम करने के लिए, ब्लड को एसिडिक होने से रोकने के लिए हमारी बॉडी इफ्लक्स करती है बाइकार्बोनेट का। ये HCO3- और H+ है ना, मैंने क्या बोला, प्रोटॉन बढ़ जाता है, अगर H+ बढ़ गया बॉडी में तो एसिडिक हो जाएगा ब्लड, तो इसको रोकने के लिए, टू रिड्यूस दिस, हमारी बॉडी HCO3- को भेजती है, HCO3- जाके रिएक्ट करता है, H2CO3 बनाता है, H2CO3 बनाता है। ठीक है, H2CO3 बनाकर एसिडिटी को कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ब्लड को। ये बनता कहां से, बाइकार्बोनेट, तो ये रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनके आता है, ये रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक तुम्हारा जो डेटा था इसको लिख लीजिएगा, मैंने यूनिट बता दिया, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। यहाँ पर जो है तुम्हारा वाटर वाला जो यूनिट है वो खत्म होता है। अगला यूनिट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।